ओके। तो कल गोल्गी बॉडी का जो फिगर बना था उसके कौन से पार्ट को क्या कहते हैं ये सभी उसमें क्लियर हो गया। अभी थोड़ा नोट कर लेंगे उसका जो डिस्क्रिप्शन है कि किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, ये सारी बातें कर लेते हैं, है ना। तो डेफिनेशन आपने लिखा था, उसका डेफिनेशन गोल्गी बॉडी का नहीं हुआ था, ठीक है, नहीं ना हुआ था। तो डेफिनेशन नोट करेंगे, तो लिखोगे द स्टैक्स, ठीक है, ये एक स्टैक्स होता है। द स्टैक्स ऑफ tubular, the stacks of tubular sac, the stacks of tubular sacs और सिस्टर्नी, है ना। स्टैक होता है एक के ऊपर एक अरेंज है, तो स्टैक्स ऑफ ट्यूबुलर सैक और सिस्टर्नी इन द cytoplasm near the nucleus is called Golgi body, ठीक है, गोल्गी बॉडी कहते हैं उसको। अभी गोल्गी बॉडी नाम पड़ा कैसे, गोल्गी बॉडी नाम पड़ा कैसे, ठीक है, गोल्गी बॉडी कैसे नाम पड़ गया। तो आप कह सकते हो 1898 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम है कैमिलो गोल्गी, ठीक है, तो लिख सकते हैं इन 1898 कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट का नाम है, लिख लोगे। इन 1898 कैमिलो गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली मतलब घना, डेंसली स्टेन रेटिकुलर मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था, रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस and ठीक है, and called it गोल्गी बॉडी, यानी इनके नाम पे इसने इसको डिस्कवर कर लिया इस तरह से। क्लियर है, हो गया। चलिए ध्यान देते हैं। सिस्टर्नी कैसा हो सकता है तो लिख सकते हैं कि सिस्टर्नी कैसा था, इस तरह से था, फ्लैट भी हो सकता है, ट्यूबुलर भी हो सकता है, डिस्क शेप भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लिख सकते हो कि सिस्टर्नी कैसा होता है इसका, तो सिस्टर्नी में भी सैक लाइक, ठीक है, कैसा हो सकता है, सैक लाइक हो सकता है, ठीक है, डिस्क शेप्ड हो सकता है, है ना, डिस्क शेप एंड 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो सैक होगा वो बहुत ही पतला होगा, यानी ये जो डायमीटर दिखा रहा है, इसका जो सैक दिखा रहा है, ये जो सैक है वो कितना हो सकता है, 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर का हो सकता है ये सैक। हो गया।
कर लिया? इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज गोल्गी बॉडी हैज टू फेसेस। पढ़ा था आपने, टू फेसेस। दिस फेस और फॉर्मिंग फेस, एंड ट्रांस फेस और मैचुरिंग फेस। ठीक है, अब इसमें है कि कौन कैसे, किसको हम कह सकते हैं ट्रांस फेस, किसको कह सकते हैं सिस फेस। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे द convex part टू फेसेस डैश देके सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, सिस CIS क्या है ये? सिस फेस, सिक्स नहीं, सिस लिखा हुआ नहीं दिखता है क्या? सिस हाँ, सुनाई दिया? चलिए, तो कन्वेक्स पार्ट विच लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, जो कन्वेक्स पार्ट है जो न्यूक्लियस के साइड में है ना, द कन्वेक्स पार्ट विच लोकेटेड नियर न्यूक्लियस कॉल्ड सिस फेस, and convex part which located near membrane, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के साइड होता है, called ट्रांस फेस। ठीक है, मैचुरेशन फेज या ट्रांस फेज कह सकते हैं उसको। क्लियर है? अब ध्यान देते हैं, कहा नियर सेल मेम्ब्रेन, ये ना, और ये है नियर न्यूक्लियस। नेट ठीक नहीं है क्या आपका? चलिए, ओके, आगे समझते हैं। आगे क्या है इसका? तो जो फॉर्मिंग फेस है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वेसिकल्स फ्रॉम ER, शॉर्ट में लिख सकते हैं वेसिकल्स फ्रॉम ER attached to the forming face of Golgi body, और मैचुरेशन फेज की तरफ से क्या होता है फिर गोल्गियन वेस्किल या वैक्यूल बनकर के बाहर निकल जाता है। तो ये बात हो गई। अब रही बात कि क्या काम करता है। ठीक है,
अब थोड़ी सी बात करते हैं एक और चीज यहाँ पे, बिठा दो ऊपर। तो फंक्शन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या क्या फंक्शन बताया था? जो मेन फंक्शन है उसमें क्या है? स्टोरेज, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। हो गया। चलिए, तो फंक्शन में टॉपिक बनाएंगे। पहला फंक्शन क्या होता है, क्या करता है? द मेन फंक्शन, the main function of the main function of Golgi, the main function of Golgi body is क्या? The main function of Golgi body is storage, storage, packaging, packaging and modification of materials हाँ एक ही में लिखें, एक ही में लिखेंगे। The main function of Golgi body is storage, packaging and modification of materials come from ER। ठीक है। दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या करता है? दूसरा फंक्शन इसका सिक्रीशन भी है, सेलुलर सिक्रीशन का काम कर रहा है ना? तो लिख सकते हैं इट ऑल्सो secretes, it also secretes hormones and enzymes in endocrine और एक्सोक्राइन सेल। अभी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सेल्स क्या? तो जो हार्मोन सेक्रेट करने वाला होता है उसको कहते हैं एंडोक्राइन, और जो एंजाइम सेक्रेट करता है उसको कहते हैं एक्सोक्राइन। क्योंकि ये तो सेल में ही प्रेजेंट रहेगा ना। लेकिन पता चल रहा है ना कि सेल इज नथिंग विदाउट सेल ऑर्गेनेल। जो भी काम हो रहा है सेल के अंदर वो कौन कर रहा है? सेल ऑर्गेनल ही कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक्रोसोम ऑफ अ स्पर्म सेल बताया था। एक्रोसोम ऑफ अ स्पर्म सेल formed due to modification formed due to modification of Golgi body ठीक है। चलिए, इसके बाद और क्या काम कर रहा है? तो
नंबर 4, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स बनाने वाला बात बताया था। इट कॉम्प्लेक्सिंग the simple sugar into glycoprotein and glycolipid। ये कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और क्या काम कर सकता है? तो प्लांट सेल में सेल वॉल फॉर्मेशन का भी काम करता है। इनटू ग्लाइकोप्रोटीन, पढ़े थे आप सेल मेम्ब्रेन में, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो it takes part, yeah, it helps in cell plate formation during cell division in plant cell। प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। अभी ये सेल प्लेट कैसा होता है उसको थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं सेल प्लेट कैसा होता है। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस तरह से, मान लिया कि प्लांट सेल है, ठीक है, इस तरह से प्लांट सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल एनिमल सेल की तरह जो है, सेल मेम्ब्रेन तो इसके पास सबसे बाहर में है नहीं कि वो सेल मेम्ब्रेन को इस तरह से करेगा और फिर ये बीच से डिवाइड कर जाएगा, ऐसा तो उसके पास है नहीं। तो क्या होता है कि सेल यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन होता है, और ये क्या होते हैं? तो बेसिकली ये गोल्गियन वैक्यूल्स होता है, जो यहाँ पे अरेंज होता है, वेसिकल्स अरेंज हो जाते हैं। और इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, ये होता है किसे? इधर से होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, मतलब बीच से जो है फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते किनारे तक आ जाएगा। और जैसे ही किनारे तक आ गया, इस तरह से क्या हुआ, जो एक सेल था वो कंप्लीटली कितने सेल में परिवर्तित नजर आ रहा है? 2 सेल्स में। तो इस तरह से ये जो बीच में फॉर्मेशन हो रहा है प्लेट का, दिस इज द सेल प्लेट, इसका फॉर्मेशन जो है उसमें हेल्प करता है कौन? है ना? तो ये गोल्गी बॉडी फॉर्म करता है, वेसिकल्स इसका जो है वो हेल्प करता है बनाने में। चलिए अब एक नोट कर दो, लास्ट फंक्शन आपने देख ही लिया। क्या हो जाता है इन केस ऑफ द प्लांट सेल? गोल्गी बॉडी का अलग नाम है, तो कह सकते हैं इन प्लांट सेल गोल्गी बॉडी इज नोन एज, है ना, गोल्गी बॉडी इज नोन एज, इन प्लांट सेल गोल्गी बॉडी इज नोन एज डिक्टियोसोम। वहां पे लिख सकते हैं डिक्टियोसोम, ठीक है, डिक्टियोसोम। ये लो सामने लिखा हुआ है कि प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को ही क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। क्या कोई प्रॉब्लम हुआ?
घर में तुम्हारा कुछ और नाम है, स्कूल में कुछ और भी नाम हो सकता है। तो वही बात है कि प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कह देते हैं और एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी ही नाम है इसका। क्लियर? ठीक है, अब टॉपिक बनाएंगे। टॉपिक बनाएंगे लाइसोसोम। हो गया ना इधर? ये कंप्लीट है? चलिए, तो टॉपिक बनाएंगे लाइसोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है लाइसोसोम को कि क्या है ये। हाँ, एक और चीज लिखा नहीं, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडी से ही होता है, ये याद रखना जरूरी है, लिखा नहीं वहां पे फंक्शन में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी लिखा है तो यहाँ पे वो चीज आ जाता है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम तो समझना है एक्चुअली में कैसे और क्या होता है, जो लाइसोसोम किसको कहते हैं और क्या होता है। देखो अच्छी तरह से समझो। नॉर्मली कह सकते हैं कि लाइसोसोम क्या है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसिकुलर ऑर्गेनल है जिसमें एसिड हाइड्रोलेज कंटेन करता है, यानी कह सकते हो कि एंजाइम कंटेन करते हैं। अब वो एंजाइम क्या है भाई, तो प्रोटीन अगर है तो उसको भी डाइजेस्ट करने का एंजाइम उसके पास है, अगर लिपिड है तो उसको भी डाइजेस्ट करने का एंजाइम है ना, कार्बोहाइड्रेट है तो उसको भी डाइजेस्ट करने का एंजाइम है। तो किसी भी चीज को अगर डाइजेस्ट करना हो, उसको अगर डिस्ट्रॉय करना हो, तो उसके पास वो एंजाइम होते हैं। और आपको मालूम है कि लाइसोसोम को पॉपुलरली क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, या इतना भी ये भी कह सकते हैं कि जो सेल के अंदर अगर कोई जो सेल ऑर्गेनल है कोई पार्ट अगर डैमेज हो गया, तो उस पार्ट को क्या करता है वो, है ना, ये ब्रश कर जाता है और उसको जो है वो डाइजेस्ट कर जाता है, तो सेल को क्लीन रखने का भी काम करता है। स्वीपर ऑफ द सेल भी कह सकते हो, डिमोलिशन स्क्वाड भी बोल सकते हैं इसको, और सैनिटरी ऑफिसर ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, कई नाम दिया जा सकता है इसको। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन जो है वो जनरली कहाँ से होने वाला है, तो ये होता है गोल्गियन जो वैक्यूल होते हैं, सॉरी, गोल्गियन जो वैक्यूल होता है, उसी वैक्यूल में जब स्टोर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो आर में बनता है, तो हम नाम देते क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसो से मतलब निकलता है लाइसिस, और सोमा मीन्स बॉडी, यानी बॉडी जो कि लाइसिस करता हो, ब्रेक डाउन करता हो। ठीक है, और याद रखना जो इसका डिस्कवरी है ना, इसका जो डिस्कवरी है वो किसने किया हुआ था, तो क्रिश्चियन डी डुबे ने किया हुआ था 1949 में। क्रिश्चियन डी डुबे ने 1949 में इसका डिस्कवरी किया है लाइसोसोम का, और इस समय इसका नाम जो है वो रखा गया था क्या, माइक्रोसोम। ठीक है, तो लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, लाइसोसोम्स आर, लिख लोगे, लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, lysosomes are single membrane bound a small vesicular organelle and a small vesicular organelle reach in acid hydrolases बोलते हैं।
एसिड हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज। एक और पॉइंट कर लेते हैं। इन 1949, ठीक है, इन 1949, नाम है क्रिश्चियन, क्रिश्चियन डी दुबे, क्रिश्चियन डी दुबे साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। इन 1949 क्रिश्चियन डी दुबे फाउंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन लीवर सेल में उनको मिला, है ना, लीवर सेल, ठीक है, लीवर सेल, ठीक है, एंजाइम इन लीवर सेल एंड प्रेजेंट बिटवीन, किसके किसके बीच में प्रेजेंट था, प्रेजेंट बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में था, एंड माइक्रोसोम, ओ सॉरी, माइक्रोसोम कहते हैं राइबोसोम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम के बीच में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ज्यादा मिला, है ना, तो इस कारण से डी डुबे ने प्रपोज किया कि जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, और उसको फिर नाम दिया। तो इन 1955 डी दुबे proposed, coined the term lysosome, ठीक है। ढूंढा कब, देखा कब और नाम कब दिया, तो काफी टाइम लग गया समझने में और नाम देने में, है ना। अब ये कहाँ से बनता है इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे लाइसोसोम डेवलप एज Golgian, develops from Golgi body as, किस रूप में आ गया, as Golgian vacuole, के रूप में ये डेवलप हुआ था, ठीक है। तो ये बात हो गई कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो गोल्गी बॉडी से ही हुआ, ठीक, क्लियर है, सारी बात समझ में। इधर ये क्लियर हो गया, इधर अच्छा, अगर हम समझते हैं कि लाइसोसोम का जो नंबर है वो किसी सेल में कितना हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि सेल के पास फैगोसाइटिक एक्टिविटी कितना है, यानी अगर वो ज्यादा से ज्यादा वो ऐसा, जैसे मान लो कि WBC है, तो WBC में बहुत ज्यादा रहेगा, जो लाइसोसोम है वो WBC में बहुत ज्यादा रहेगा। अब कहोगे कि WBC
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, इम्यूनिटी बनाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कैसे करता है, आखिर उसके पास है क्या जिसके कारण वो मारता है? तो डब्ल्यूबीसी में सब ज्यादा से ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा? लाइसोसोम प्रेजेंट होगा। तो लाइसोसोम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसके पास क्या होगा? किलिंग एक्टिविटी होगी, है ना? ये बात हो गई क्लियर? इसके साथ साथ कह सकते हो ये लाइसोसोम ज्यादा हो गया, डब्ल्यूबीसी में हो गया, लीवर सेल्स में, लीवर सेल में कहाँ रहता है ज्यादा? तो लीवर सेल में, हाँ, लीवर के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम है कफर सेल, तो वो भी फाइब्रोसाइटिक सेल है। तो कफर सेल में भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा क्या? लाइसोसोम ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं जरा सा, लाइसोसोम के स्ट्रक्चर पे। कितने तरीके का लाइसोसोम हो सकता है ना? लाइसोसोम कितने तरीके का हो सकता है? कितने तरीके का होता है लाइसोसोम? लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम के पास करीब करीब आप कह सकते हैं, लाइसोसोम के पास आप कह सकते हो कि ये बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम और एक होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, है ना? तो आप लिख सकते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम आर ऑफ टू टाइप्स। लाइसोसोम क्या होता है, वो कितने तरीके का है? टू टाइप का, ठीक है। ओके, तो लाइसोसोम आर ऑफ टू टाइप, फंक्शन पे बेसिस करते हैं, इस समय काम करता है। लाइसोसोम आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंड, प्राइमरी एंड आगे मैं बताऊंगा। सेकेंडरी लाइसोसोम बता दे रहे हैं फिगर के साथ, परेशान ना हो, है ना? सेकेंडरी लाइसोसोम, secondary lysosome is of three types, three types, ये थ्री टाइप्स के होंगे, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा? कौन कौन हो जाएगा? एक हो जाता है हेटेरो फाइगोसोम, हेटेरोफाइगोसोम। एक आता है ऑटोफाइगोसोम और एक आता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रेसिड्यूअल बॉडी बोल, रेसिड्यूअल बॉडी। ये तीन तरीके से, यानी कुल मिलाकर हो गया कितना? चार, है ना? चार हो गया। अब इसको फिगर वाइज समझना है कि ये सभी क्या है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो। नोट कर लिया इसको? बस थोड़ा सा भाई फिगर इसको समझ लेना है, भाई फिगर ही समझ लेना है, ठीक है। इसको ज्यादा नोट नहीं करेंगे, इसको आगे डिराइव नहीं करेंगे, भाई फिगर इसको समझ लेना है। क्लियर? नोट कर लिया? बता दूं? बता दूं?
आवाज नहीं आ रही? चल ठीक है, समझते हैं। तो हम क्या कहते ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ये कई फॉर्म में चेंज होता है, इस कारण से हम इसको कह सकते हैं कि लाइसोसोम शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म को देखो थोड़ा सा। लाइसोसोम 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 चेंजेस देयर, ठीक है, लाइसोसोम चेंजेस देयर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फंक्शन या ड्यूरिंग फंक्शनिंग। Lysosome changes their structure during functioning and shows polymorphism। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, मॉर्फिज्म का मतलब जिसका फॉर्म चेंज होता हो, तो पॉलीमॉर्फिज्म। एंड सोज एंड सोज पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए अब फिगर के अनुसार से देखो, समझिए। ये मैं जो बना रहा हूं ये पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर में ले रहा हूं, इस तरह से मैं एक पूरा सेल का स्ट्रक्चर ले रहा हूं, क्योंकि पूरे सेल में आपको देखना पड़ेगा कि लाइसोसोम कैसे काम करता है। ठीक है, पूरे सेल में देखना पड़ेगा कि लाइसोसोम कैसे काम कर रहा है, इस तरह से। पूरा राउंड इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से राउंड कर लिया। अब ध्यान देंगे, समझते हैं आप, बड़ी कहानी इसको समझना है, इसमें स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि अगर किसी तरह से कोई भी किसी तरह का कोई फूड पार्टिकल्स या कोई माइक्रोब्स, ठीक है, कोई भी फूड पार्टिकल्स है या किसी तरह का कोई माइक्रोब्स है, हम किसी तरह का माइक्रोब्स जो है ये आउटसाइड से लाते हैं, यहाँ इसको मिटाते हैं, यहाँ पे आ रहा है, इसमें एंट्री कर रहा है, सेल के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो सेल के अंदर अगर कोई भी फूड पार्टिकल है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया कह सकते हो, कोई वायरस कह सकते हो, है ना, कुछ भी एंट्री कर रहा है, तो जब ये एंट्री करता है तो एंट्री करने पर ये क्या होता है, इंटर कर जाता है, इसके अंदर आ जाता है, इस तरह से वेसिकल्स बनाते हैं, इस तरह से वेसिकल्स के अंदर आ जाता है। और वेसिकल्स के अंदर आने पर ये वेसिकल्स क्या होगा, अलग हो जाएगा, और अलग होकर के इस मटेरियल को वेसिकल्स में बंद करके सेल के अंदर लेके चला जाता है। तो जब सेल के अंदर ये मटेरियल गया तो इसको हम नाम देते क्या है, इसको कहते हैं फैगोसोम। ये जो फूड कंटेनिंग जो स्ट्रक्चर है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग जो ये स्ट्रक्चर जो बन गया मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, इसको कहते हैं फैगोसोम। फैगोसोम, ठीक है। अब ये जो फैगोसोम है, अब कहानी इधर समझते हैं। कहानी इधर क्या, ध्यान देना, समझना। यहाँ पे आपका जो है
यहाँ पे आपका गोल्गी बॉडी है इस तरह से, ये आपका गोल्गी बॉडी है, ये आपका गोल्गी बॉडी है, ठीक है। और यहाँ पर हम बना देते हैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है, कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है। तो यहां से ये वेसिकल्स के फॉर्म में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को ले जाएगा और ये ऐड हो जाएगा कहां पे, तो वेसिकल्स के फॉर्म में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। किसमें चला गया, समझ में आ रहा है कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वेसिकल्स के थ्रू हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पे रिलीज किया और ये कनेक्ट हो गया किसके साथ में, तो ये गोल्गी बॉडी के साथ। अब ये गोल्गी बॉडी जो है आगे की ओर क्या बनाएगा, तो गोल्गियन वैक्यूल के फॉर्म में रिलीज करेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रिलीज करेगा। तो ये जो गोल्गियन वैक्यूल यहाँ पे जो फॉर्म हुआ जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्टोर है, दिस इज कॉल्ड द, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये है आपका, ये है आपका प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम कैसा होता है, प्राइमरी लाइसोसोम कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। प्राइमरी लाइसोसोम जो बना वो प्राइमरी लाइसोसोम, और ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, प्राइमरी लाइसोसोम कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये आगे, क्योंकि पता चला कि हमारे सेल के अंदर जो है कुछ मटेरियल्स आया, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, तो ये जो फॉरेन पार्टिकल्स आया तो ये क्या होता है, ये मूव करता है, ठीक है, ये मूव करता है, ये मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा। और जब मूव करेगा इसका मतलब है कि ये इससे फिर क्या होगा, ऐड हो जाता है, अटैच हो जाता है, इस तरह से अटैच होता है, इस तरह से क्या हुआ, ऐड हुआ, अटैच हो गया, अटैच हुआ, ठीक है। तो जब ये अटैच हो जाता है, समझना, जब जब ये अटैच हो गया इसके साथ, फाइगोसोम के साथ जब ये अटैच हो गया तब ये एक्टिव हो जाता है। अटैचमेंट हो रहा है मतलब एक्टिव हो गया, ये तो एक्टिव हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, अब ये बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं इसको, अब सेकेंडरी लाइसोसोम। अभी जो सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया, यानी जो इनएक्टिव लाइसोसोम है वो प्राइमरी लाइसोसोम है, और जब एक्टिव हो जाता है तब उसको कहते क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। अब क्या है कि लाइसोसोम के पास जो हाइड्रोलेज था, एसिड हाइड्रोलेज, ये इसके ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा। जब मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा, है ना, जब मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा तो इसका मेम्ब्रेन और लाइसोसोम का मेम्ब्रेन दोनों ही क्या होगा, एक दूसरे से फ्यूज कर जाएगा, और जब फ्यूज कर जाएगा तो इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो मटेरियल हो जाएगा डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आफ्टर द कंप्लीट अटैचमेंट, आफ्टर द कंप्लीट अटैचमेंट, जब कंप्लीट अटैच हो गया, जब कंप्लीट अटैच हो गया लाइसोसोम फाइगोसोम के साथ, जब अटैच हो गया लाइसोसोम, तो नाउ दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, हेट्रोफैगोसोम। हेट्रो क्यों, क्योंकि हेट्रो मतलब अदर, फैगोसोम में कोई दूसरा चीज भी जुड़ा, आ रहे हो समझ में, फैगोसोम में कोई दूसरा चीज भी जुड़ गया है, यानी लाइसोसोम इससे जुड़ गया है, कोई अदर चीजें जुड़ गई इसके साथ,
तो इसको अब क्या कहेंगे, हेटेरोफैगोसोम। क्या कहेंगे इसको, हेटेरोफैगोसोम कहेंगे, ठीक है। या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टर्शियरी लाइसोसोम। क्या कह सकते हैं इसको, टर्शियरी लाइसोसोम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोल सकते हैं। अब ध्यान देते हैं, अब आगे का कंडीशन दूसरी जगह का समझते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि ये क्या होगा इसका, तो ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। जब इसके अंदर लाइसोसोम का एंजाइम चला गया तो ये कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा। जो भी इसके अंदर मटेरियल रहेगा वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो इसको क्या नाम दोगे, जब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा कंप्लीट तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, तब तो सिर्फ रिमेन्स बच गया ना, तो इसको क्या कहेंगे, रेसिड्यूअल बॉडी। क्या इसको कहेंगे, रेसिड्यूअल बॉडी बोल सकते हैं, है ना, रेसिड्यूअल बॉडी बोल सकते हैं। रेसिड्यूअल बॉडी बोलेंगे इसको, आए बात समझ में। अब ध्यान देते हैं, अलग समझते हैं जरा क्या होता है, समझ लीजिए, ठीक है। मान लिया जाए कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसी वजह से क्या हुआ, किसी वजह से क्या हुआ, डैमेज हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर किसी वजह से डैमेज हो गया तो ये ऐसे ही नहीं रहेगा, यहां से ये मेम्ब्रेन प्रोवाइड करेगा, और मेम्ब्रेन प्रोवाइड करने पर, मेम्ब्रेन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और मेम्ब्रेन जब प्रोवाइड करेगा तो इसको कर लेगा आइसोलेट, यानी जो डेड हो गया, जो डैमेज हो गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया आइसोलेट हो जाएगा, आइसोलेट हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, आइसोलेशन इनवेलप इसको कह सकते हैं, ये आपको आइसोलेट हो गया, आइसोलेशन इनवेलप, आइसोलेशन इनवेलप यहाँ पे डेवलप कर दिया गया, किसके थ्रू, आरईआर के थ्रू, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये जो आपका लाइसोसोम प्राइमरी है ये एक्टिवेट हुआ है, तो एक्टिवेट होकर के क्या होता है, ये इसमें ऐड हो जाता है, किसमें ऐड हो जाता है, किसमें ऐड हो जाएगा, तो जो इन्वेलप है उसमें ऐड हो जाएगा, इन्वेलप में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा एरो दे करके, यहाँ पर ऐसे इन्वेलप के साथ लाइसोसोम का, इन्वेलप के साथ लाइसोसोम का अटैचमेंट दिखा देते हैं। इसमें कई तरह से लाइसोसोम का अटैचमेंट हो रहा है, एक ही नहीं बल्कि एक ही लाइसोसोम थोड़ी होते हैं, कई लाइसोसोम बनते हैं। तो इस तरह से इसमें लाइसोसोम का अटैचमेंट हो गया, है ना। तो लाइसोसोम का यहाँ जो अटैचमेंट हो रहा है वो किसको किल करने के लिए, कोई अदर पार्टिकल जो कि आउटसाइड से आया उसको किल करने के लिए नहीं, उसको डैमेज करने के लिए नहीं, मतलब उसको इलिमिनेट करने के लिए नहीं, किसको इलिमिनेट करने के लिए, तो खुद के सेल ऑर्गेनल को इलिमिनेट करने के लिए। तो नाउ यहाँ पे जो अटैच हो गया इसको हम क्या नाम देते हैं, ये कहलाता है ऑटोफैगोसोम। क्या कहलाता है, ऑटोफैगोसोम। क्या कहलाएगा, ऑटोफैगोसोम कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है वॉर्न आउट, जो किसी तरह से क्या हुआ, डैमेज हो गया है ना, वॉर्न आउट ऑर्गेनल जो डैमेज हो गया है। अब इसका क्या कंडीशन होने वाला है, तो ये भी पूरी तरह से अब क्या होगा, ये भी पूरी तरह से क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, इस तरह से ये भी पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, इसके अंदर जो मटेरियल है वो भी पूरी तरह से क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी कंडीशन ऐसा ही होने वाला है, रेसिड्यूअल हो जाएगा। अभी जो रेसिड्यूअल है ये बाहर की ओर निकलता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी डैमेज पार्ट है वो सभी के सभी क्या हो गया, तो बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये सभी के सभी क्या हो गए,
ई फैजी बन गया, जिस पार्ट से निकला रिलीज किया उसको क्या कहते हैं, ई फैजी बोलते हैं, है ना। अब ये कंडीशन आपने देखा कि बाहर के मटेरियल को किस तरह से रिलीज किया, अगर अपना सेल ऑर्गेनल डैमेज हुआ तो किस तरह से रिलीज किया, है ना। अरे बस समझ में। अब मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम समझते हैं कि कोई और भी मटेरियल है, कोई और भी मटेरियल है, या लाइसोसोम खुद भी क्या करता है, तो खुद भी लाइसोसोम जो है, ये जो खुद भी लाइसोसोम है, ये किनारे में आएगा इस तरह से, मार्जिनल होगा, और ये सेल मेम्ब्रेन के पास से, सेल मेम्ब्रेन के पास से, है ना, ये क्या होगा, रिलीज कर देगा बाहर। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हो क्या रहा है, तो ये हो रहा है एक्सटर्नल रिलीज, एक्सटर्नल रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट चेंजमेंट। ड्यूरिंग द फंक्शनिंग दे हैव द टू मेजर फॉर्म एंड सेकेंड का हो गया थ्री फॉर्म। कंप्लीटली समझ में आ गई बात कि कैसे हमारे सेल में लाइसोसोम वर्क कर रहा है। क्लियर है। है ना। बना लिया इसको, एनी प्रॉब्लम। हो गया। मिटा दो। चलिए, तो कंप्लीट हो गया है। तो अब थोड़ा सा जो बच गया है फंक्शन, आपने देख ही लिया कि फंक्शन क्या है, तो बस एक दो टर्म है ना, तो उसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइसोसोम हो जाएगा कंप्लीट, फिर वैक्यूल कर लेंगे, फिर राइबोसोम करेंगे। ठीक है, थोड़ा हो जाता है जो जरूरत की चीजें हैं। अब ये चीज जानोगे, थोड़ा सा बस हो जाता है कि भाई इसमें थोड़ा और देख लिया जाए, जान लिया जाए, है ना, कि और क्या हो सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारा पढ़ने का क्या है, बहुत सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है कि लाइसोसोम लाइसोसोम क्या है, क्या सुसाइडल बैग तक ही हम जान के रह जाएंगे, या वो कैसे वर्क करता है, क्या उसके और टाइप हो सकते हैं, क्या टाइप कब बदलता है, तो वो एक तरह से हमें एक कंप्लीटली जो है फॉर्म मिल जाता है ना, ताकि हम कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लें। एनी प्रॉब्लम। ठीक है।